नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। थॉट इज द स्कल्प्टर हु कैन क्रिएट द पर्सन यू वांट टू बी। तो हेनरी डेविड थोरू, तो इनके द्वारा ये बात कही गई है। तो ये काफी बड़े पॉइंट हुए हैं अमेरिका में। अमेरिकन है ये। और यही जो है ना, इनके द्वारा ये बात कही जा रही है। तो सिंपल ये थॉट जो है, विचार जो है ना, एक विचार जो आपकी जो सोच है, उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो एक तरीके से एक मूर्तिकार की तरह है, जो कि आपका निर्माण करेंगे। ओके, तो आपका निर्माण जिस तरीके से आप चाह रहे हो तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा। ओके, तो ये आपके ऊपर है। ओके, तो एक हमारे टीचर होते हैं, एक हमारे गुरु होते हैं, एक हमारा मन होता है। ओके, दोनों में से किसकी बात माननी है तो ये आपके ऊपर। जब कुछ भी पता ना हो तो हमेशा टीचर की बात मानो, और जिस तरह वो दिखा रहे हैं, पाथ दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ते चलो। तो वो एक तरीके से, इस तरीके से ना, आपकी आपकी जो शेप है, आपकी जो आपको तराशना है, जैसे एक पत्थर में से मूर्ति को तराशा जाता है, तो मूर्तिकार का काम यही होता है कि पत्थर में से तराशो। तो बिल्कुल टीचर का काम भी यही होता है कि एक बच्चे को तराश कर आगे लेकर आना और उसको उसके गोल तक पहुंचाना। ओके, तो इस तरीके से आगे बढ़ो। ओके, तो अपने विचार जो है ना, अपनी सोच जो है, वो सही करो। तो ये अपनी आदतें हैं, जिस तरीके से ये आदतें बनेंगी तो धीरे धीरे यहाँ पर जो है ना, आपको काम होता हुआ नजर आएगा। आपकी जो विचार है, विचार प्रणाली के ऊपर, थॉट प्रोसेस के ऊपर। ओके, तो आगे बढ़ना होगा, हिम्मत करनी होगी। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। ओके, तो कंफर्ट जोन से जब बाहर आओगे, लेजीनेस दूर होगी, तो धीरे धीरे आपको खुद ही महसूस होना शुरू हो जाएगा कि कुछ जो है ना, नयापन मेरे में आना शुरू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी यह है आज का द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर, ये है एडिटोरियल वाला पेज। तो यहाँ पर सबसे पहली जो न्यूज़ है, अभी कल ही अमेरिका ने अपना डिसीजन दिया है, जो आईपीआर राइट्स होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, उनके ऊपर की, मतलब कि जो वैक्सीन अमेरिका में बन रही है तो उनको उनका आईपीआर राइट जो है वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो भारत की, साउथ अफ्रीका की काफी पहले से डिमांड थी ये। ओके, तो अभी इसके बारे में ना एडिटोरियल्स भी आए हैं, दो एडिटोरियल्स हैं, तो उनको भी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। और आगे यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही है कि कोविड केसेस जो है ना, धीरे धीरे यहाँ पर कम होंगे जल्दी से जल्दी। और वैक्सीन जो ड्राइव चल रही है, तो यहाँ पर सप्लाई जो है वैक्सीन की, तो ये भी कोशिश की जा रही है कि लगातार बढ़ती रहे, कोई प्रॉब्लम वगैरह जो है ना वो वहां पर ना पहुंचे। तो अभी यहाँ पर इस एडिटोरियल पेज में कुल मिलाकर चार एडिटोरियल्स हैं। और सबसे पहला जो एडिटोरियल है, ओके, तो यहाँ पर वही जो वैक्सीन की जो आईपी राइट जो यहाँ पर अमेरिका की तरफ से अभी वेव ऑफ किए गए हैं, तो अभी उसके बारे में ही चर्चा की गई है। डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये वाला जो आर्टिकल है और ये वाला जो आर्टिकल है, तो यहाँ पर बात करें नॉट सो ईपी फोरे। देखो, यहाँ पर जो आईपीआर राइट्स वेव ऑफ किया गया, तो इसको तो यहाँ पर प्रशंसा की गई, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि ये मतलब जो ये किया गया है ना, तो इससे मतलब इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसमें और भी बहुत सारी बातें की गई हैं, तो उसको भी डिटेल में जो है हम जाएंगे, डिस्कस करेंगे। ये एडिटोरियल नंबर यहाँ पर 4 होगा। ओके, तो ये पहला एडिटोरियल। दूसरा एडिटोरियल यहाँ पर अभी मराठा के रिगार्डिंग, अभी ना सुप्रीम कोर्ट का, मराठा रिजर्वेशन के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। तो क्या वर्डिक्ट आया है, तो क्या यहाँ पर जो है बातें की गई हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी ये तीसरे वाला है। तो यहाँ पर बात की जा रही है ऑल ओवर ओवर रेगुलेशन। तो ये यहाँ पर ना, इसके बारे में कुछ दिन पहले भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, म्यूचुअल फंड के बारे में। ओके, तो म्यूचुअल फंड के बारे में जो हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो उसने कुछ यहाँ पर नया नोटिफिकेशन निकाला है। तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे दोबारा। देखो, जब एक आर्टिकल दोबारा रिपीट होता है 3 4 4 दिन बाद ना, तो उसमें भी आपका फायदा है कि एक बार दोबारा पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत करके यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं, तो नई चीजें यहाँ पर जो हमें देखने को मिलती है, तो रिवीजन हमारी होती रहती है, तो उसका आपको ये फायदा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्यूटोरियल नंबर 1 से। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अनलॉकिंग वैक्सीन आईपी प्रोवाइड्स ए की लेट इंडिया फ्री अप को वैक्सीन आईपी फॉर अदर्स। सो देखो, सबसे पहले तो जानो ये आईपी क्या चीज है, ये आईपीआर क्या चीज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और पेटेंट ये ऐसी चीज है जो कि, अगर मैं बात करूं, किसी एक कंपनी ने रिसर्च की, अच्छी अपना पैसा लगाया, अच्छा खासा रिसर्च किया, तो कुछ नया प्रोडक्ट निकाल कर लेकर आया जिसकी की मार्केट में काफी जरूरत है। जैसे अभी वैक्सीन की बात करूं तो काफी जरूरत है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने खुद की रिसर्च की है और वैक्सीन बनाई है, काफी सारा पैसा खर्चा हुआ है, तो उनका पेटेंट है, उनका आईपीआर राइट है वो, मतलब कि उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। ओके, तो अगर वो पेटेंट रजिस्टर करवाते हैं उसका, तो कम से कम 20 साल का पेटेंट होता है।
तो उसका ऐसा होता है कि वो 20 साल बाद ही फिर जाके ना कोई दूसरा बंदा उस आईपीआर जो यहाँ पर जो वैक्सीन बनाई गई थी उसका फॉर्मूला कॉपी कर सकता है। तो अभी सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन पूरी दुनिया में बहुत तबाही मचाई हुई है कोरोना वायरस के चलते। तो अभी उसी के चलते ना, अभी ऐसा ऐसी डिमांड थी काफी समय से कि ये जो आईपीआर राइट्स हैं, जो पेटेंट राइट्स हैं, उनको वेव ऑफ कर दो और दूसरों को मौका दो। जो और कंपनीज हैं पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी वैक्सीन सेटअप हुआ है, मतलब जो वैक्सीन निर्माण कर सकती है, लेकिन उनके पास फॉर्मूला नहीं है, वैक्सीन कैसे बनाए वो। तो अभी अगर ये आईपीआर राइट वेव ऑफ होता है तो यहाँ पर ना उनको भी यहाँ पर लाइसेंस मिल सकता है कि जो कंपनीज जिनकी अपनी खुद की रिसर्च कुछ नहीं है, सिर्फ लाइसेंस उनको इशू हो सकता है कि वो भी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करे बड़े से बड़े पैमाने पर। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जिस जिस भी देश में जो वैक्सीन बन रही है ना, तो उसको उसके यहाँ पर निर्माण करने की जो यहाँ पर क्षमता है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि तो भारत में भी देखो शॉर्टेज चल रही है। राज्य बोल रहे हैं कि जो अभी 18 से ऊपर के जो यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलानी थी, तो बहुत सारे राज्यों ने डिले कर दिया है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई नहीं है। तो भारत में भी यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि जैसे अभी अगर अनलॉक करते हैं आईपी यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, तो ये अच्छा यहाँ पर चाबी है हमारे पास वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर इंडिया को भी कोवैक्सीन की जो है ना आईपी वो यहाँ पर वेव ऑफ करनी चाहिए। तो यहाँ पर कोवैक्सीन के बारे में भी बात करेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत में बात कर रहे हैं कि अभी डिसीजन आया यूएस गवर्नमेंट का कि विड्रॉ कर दिया उन्होंने अपना जो ऑब्जेक्शन था टू वेविंग पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर कोविड वैक्सीन इज वेलकम। तो वेलकम कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले देखो यूएस नहीं मान रहा था। यूएस तो ऐसी सिचुएशन में था कि यूएस सिर्फ अपना सोच रहा था। जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वैक्सीन निर्माण करने के लिए उसकी भी यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पर भरमार है यूएस में। लेकिन उसके ऊपर भी एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी। जो वैक्सीन बनी है उसके ऊपर भी एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी। तो अभी स्टॉक पाइल मतलब इतने बड़े पैमाने पर 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेस इसने मतलब स्टॉक पे रखे हुए हैं। ओके, जिसको यूज ही नहीं कर रहा अभी। ओके, यूज करने के लिए एडिशनल ये मंगवा रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो इस तरीके से मतलब ना ये सिनेरियो बनाकर चल रहा है अपने देश में। तो अभी काफी महीनों बाद यहाँ पर इसने पहले तो अभी पिछले हफ्ते ही जो इंग्रेडिएंट्स है उनका एक्सपोर्ट अभी शुरू किया है कि इंडिया को देना है। तो इंडिया ने पहले रिक्वेस्ट की, फिर भी नहीं माना। फिर यहाँ पर अजीत डोभाल साहब की बात हुई जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनकी बात हुई अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ। तो फिर जाकर बात बनी। तो फिर बाद में अमेरिका बोला कि मैं वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करूंगा। तो फिर बाद में उसने वैक्सीन भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ओके, भारत की सिचुएशन को देखते हुए। तो इस तरीके से मतलब प्रेशर डाला गया पूरी दुनिया के लोगों के द्वारा, कंट्रीज के द्वारा, तब जाकर यूएस जो ना यहाँ पर पहुंचा है। तो आगे यहाँ पर बात करें कि इससे दो प्रैक्टिकल एडवांटेजेस यहाँ पर होंगे वैक्सीन प्रोडक्शन की इंडिया में। तो यहाँ पर अगर ये मतलब वेवियर होता है थ्रू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कब किया गया था इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और टोटल कितने मेंबर कंट्रीज हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के? ओके, तो अभी सीधी सीधी बात है कि ये वेव ऑफ जो है डब्ल्यूटीओ के थ्रू ही होगा, तभी भारत को यहाँ पर जो है काफी फायदा देखने को मिल सकता है। आगे यहाँ पर बात करें पहला क्या एडवांटेज है। पहली बात ये कर रहे हैं कि ये सिंपल होगा कि यहाँ पर जो लाइसेंस है, यहाँ पर एस्ट्राजेनेका, तो एस्ट्राजेनेका ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये फार्मूला है लंदन का। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन, ओके, अमेरिका में बन रही है ये। स्पुतनिक 5 रशिया की वैक्सीन है। नोवावैक्स ये भी अमेरिका की वैक्सीन है। तो अभी जो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन यही होगा ना, तो मतलब कि इनके लाइसेंस जो है ना इन सभी वैक्सीन के एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मतलब इनके लाइसेंस जो है ग्रांट किए गए हैं यहाँ पर कुछ, यहाँ पर इंडियन वैक्सीन मेकर्स को भी, जिनके साथ की इन कंपनीज वालों ने टाई अप किया हुआ है। हमारी भारत की जो यहाँ पर वैक्सीन निर्माता कंपनीज हैं, जिनके पास मतलब कि फॉर्मूला वगैरह नहीं है, लेकिन जो है फैसिलिटीज कैपेबिलिटीज है, प्लांट है, मशीनरी है, तो उसी के साथ ऑलरेडी ये टाई अप करके चल रहे हैं। लेकिन इससे और यहाँ पर जो ना एक्सटेंशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर और कंपनीज तक भी जहाँ पर बात पहुंच सकेगी, मतलब कि जिन 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 तक पहले टाई अप था वो उनसे और ज्यादा कंपनीज के साथ ये बात काम करके चल सकते हैं कि उनको भी ये मतलब लाइसेंस दे दें अपने यहाँ पर ये अलग अलग वैक्सीन का, कि आप भी इंडिया में और निर्माण कीजिए। दूसरी बात यहाँ पर करें, पुणे बेस्ड यहाँ पर एक जिनोवास इंडिजीनियस mRNA बेस्ड वैक्सीन यहाँ पर निर्माता कंपनी है। तो यहाँ पर इसका कुछ यहाँ पर ना इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि कुछ पेटेंट राइट्स का इन्होंने उल्लंघन किया है, किसी को यहाँ पर कॉपी किया है। तो यहाँ पर इस तरीके के चैलेंजेस हैं इनके सामने। तो ये भी जो है मतलब ये चैलेंजेस भी खत्म हो जाएंगे अगर यहाँ पर ऐसे लाइसेंस जो है ना वेव ऑफ होता है, आईपीआर वेव ऑफ होता है। तो मतलब ये भी प्रोडक्शन में जा सकते हैं, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अभी भारत की बात कर रहे हैं उधर। तो भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बात करें कि इंडिया को अभी क्या करना है। इंडिया को सबसे पहले जो कोवैक्सीन का आईपीआर है ना, तो कोवैक्सीन कोवैक्सीन ये भारत की यहाँ पर अपनी वैक्सीन है, भारत की अपनी रिसर्च है। इसको भारत बायोटेक नाम की कंपनी ने बनाया है। ये कंपनी 1996 में एस्टैब्लिश हुई थी भारत में। और इस कंपनी के अभी तक जो है ना 160 से ऊपर के पेटेंट्स हैं, मतलब अपनी रिसर्च है।
अपना खर्चा करके अपने पेटेंट इन्होंने बनाए हैं, तो इसलिए मतलब अच्छी खासी साइंटिस्ट की टीम है इनके पास। और अभी ये जो कोवैक्सीन है, तो इसी को ना, अगर भारत में दो वैक्सीन लग रही है अभी, एक कोविशील्ड है, दूसरी कोवैक्सीन है। तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है एंथोनी फाउसी, तो उन्होंने यहाँ पर कोवैक्सीन को ज्यादा यहाँ पर प्रभावशाली माना है कि ये सबसे बढ़िया तरीके से काम कर रही है भारत में। खास तौर पे जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट कोरोना वायरस का भारत में फैला हुआ, जो कि ज्यादा घातक हो चुका है, जिसके चलते जो है यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत पड़ रही है, तो इसके खिलाफ ये कोवैक्सीन अच्छे से काम कर रही है। ओके, तो ये अभी अपनी रिसर्च है, तो यहाँ पर भारत सरकार को अभी वही बात की जा रही है कि उसका जो जो आईपीआर राइट है ना, उसको खरीद लो फ्रॉम भारत बायोटेक। ओके, ये प्राइवेट कंपनी है भारत बायोटेक भी। तो उनका जो लाइसेंस खरीदोगे, उसको बाद में ट्रांसफर करो बाकी कंपनीज को, ताकि की वैक्सीन प्रोडक्शन को स्केल अप किया जा सके। तो ये ऐसे ही काम है जिनको जल्दी से जल्दी हमें करना होगा। ओके, इसमें मतलब ज्यादा सोच नहीं सकते, डिले नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस फैल रहा है, और जो बंदा वैक्सीनेट अपने आप को कर रहा है ना, उसके डेथ होने के उसके चांसेस बहुत कम है। ओके, तो मतलब ये फायदा है वैक्सीन लगवाने का। आगे बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर वेविंग करते हैं आईपीआर राइट्स ऑन कोविड वैक्सीन, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत सारी कंट्रीज जो है ना अभी, वहां पर वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ओके, अगर हम यहाँ पर आईपीआर वेव करते, देखो अगर मैं अफ्रीकन कंट्रीज की बात करूँ, तो उनके पास पर्याप्त सेटअप नहीं है, मशीनरी नहीं है, प्लांट्स नहीं है। ओके, जिसके चलते कि अगर मतलब हम आईपीआर वेव ऑफ करते हैं, तो उसका फायदा पूरे वर्ल्ड को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर उन्हीं को फायदा मिलेगा, मतलब जिनके पास नॉलेज है, पेटेंट नॉलेज है यहाँ पर, जो ना मतलब उस पहले भी थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी थी, उस वैक्सीन के बारे में, उस रिसर्च के बारे में, तो यहाँ पर लेटेंट नॉलेज उनके पास है। ओके, तो यहाँ पर इंडिया उनमें से एक कंट्री, सभी कंट्रीज में से एक है जिसके पास पर्याप्त मशीनरी भी है, तो नॉलेज भी है। ओके, तो यहाँ पर अगर डेवलपिंग वर्ल्ड की बात करें, तो इंडिया उनमें से एक है जिसके पास यहाँ पर ऐसी नॉलेज है बहुत बड़े पैमाने पर, तो अच्छे खासे तरीके से प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी बात कर रहे हैं कि चलो वैक्सीन तो निर्माण कर लेंगे, लेकिन एक यहाँ पर हर्डल, रुकावट अभी भी है। तो वो यहाँ पर क्या है कि अभी जो अवेलेबिलिटी है की इंग्रेडिएंट्स की, मतलब जो रॉ मटेरियल चाहिए वैक्सीन बनाने का, उसके बारे में, तो उसकी अभी भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ट्रेड सीक्रेट्स हैं, ओके, जिनकी की यहाँ पर जरूरत है, तो यहाँ पर सही पैमाने पर ये शेयर नहीं किए जा रहे जो बाहर की कंट्रीज हैं उनके द्वारा हमारे यहाँ पर। ओके, तो अभी अगर ये नहीं यहाँ पर शेयर किया जा रहा एक्टिवली, तो यहाँ पर हो सकता है कि हम इसको रिवर्स इंजीनियर नहीं कर पाए। रिवर्स इंजीनियर वर्ड हम यूज करते हैं कि मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स हमने जानकारी हासिल कर ली, और फिर बाद में उसके उसके ऊपर खुद से काम करना शुरू कर दिया। ओके, मतलब अभी अगर रॉ मटेरियल्स आए, ठीक है, तो वो अगर मतलब पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पहुंच रहे हैं, तो उसको यूज करके तो हम वैक्सीन बना बना कर बेची जा रहे हैं ना, दे जा रहे हैं लोगों को। तो इतनी तो हमारे पास पहुंचे जिसके ऊपर हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर सके, पता कर सके डिटेल में कि इसका मतलब क्या हिस्ट्री क्या है, कैसे बनी है ये, और उसको फिर हम भी बना पाए। ओके, तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट थोड़ा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर बात करें कि जो गवर्नमेंट है ना, तो उसको भी यहाँ पर एक कैंपेन यहाँ पर शुरू करनी करनी चाहिए, किसके लिए कि मतलब इंडिजिनस कैपेबिलिटी हमें बनानी है, किसके लिए कि जो इंग्रेडिएंट्स है, जो यहाँ पर जो की इंग्रेडिएंट्स है, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। ओके, तो मतलब रॉ मटेरियल हम पहले मैन्युफैक्चर करें अच्छे से, इसके बारे में भी कैंपेन करें, ताकि वैक्सीन निर्माण में हमें दिक्कत ना आए। तो जब तक अमेरिका ने ये रॉ मटेरियल भेजने से मना कर दिया था, तो बहुत सारी डिमांड्स यहाँ पर की गई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। अमेरिका नहीं माना, तो तब तक हम यूरोपियन कंट्री से ये रॉ मटेरियल लेके अपना काम चला रहे थे। लेकिन यूरोपियन कंट्री से जो रॉ मटेरियल्स आ रहे थे, उसके चलते बहुत मतलब लिमिटेड मैनर में ना हम यहाँ पर वैक्सीन प्रोडक्शन कर पा रहे थे। आगे यहाँ पर बात करें कि अभी जितने भी इंडियन बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, डिजाइनर्स हैं, फैब्रिकेटर हैं, यहाँ पर वैक्सीन के जो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स, अगर इंग्रेडिएंट्स के इक्विपमेंट्स की बात करें, तो यहाँ पर जो जो भी चीजें वैक्सीन प्रोडक्शन में यूज होती हैं, तो मतलब उन सबको इकट्ठा करना होगा। ओके, तो अभी एक फेयर शेयर जो है ना उनका यहाँ पर हमें यहाँ पर डालना होगा, एक ही लाइन में सभी को आगे जो है अभी काम करना होगा। जो जाने जाने माने जो चेहरे हैं, जो वैक्सीन के क्षेत्र में काम कर चुके हैं, उनको पता है कि इंग्रेडिएंट निर्माण में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, तो कैसे बनता है। तो यहाँ पर उनके उनको आगे लेकर आना है। तो यहाँ पर जो ना उनको मदद करनी है, तो इंडिया में जो ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कि इंग्रेडिएंट्स का निर्माण कर सके, तो ऐसी फैसिलिटीज को सेटअप करें। ओके, इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर बड़े पैमाने पर भारत में प्रोड्यूस करें, और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, वो भी अश्योर करे कि मतलब अपनी फंडिंग दे ऐसे सेटअप्स को, ऐसे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस को, जो मतलब कि इंग्रेडिएंट्स के निर्माण के ऊपर काम कर रही है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत और साउथ अफ्रीका की। तो भारत और साउथ अफ्रीका ने तो काफी समय पहले, कम से कम एक साल पहले, यहाँ पर ना WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉल दी थी कि मतलब जो
आईपीआर राइट है और जो पेटेंट है ना उसको आप वेव ऑफ कर दो, मतलब कि जरूरत पूरी दुनिया को है। जैसे शुरुआत में जब पोलियो की बीमारी फैली थी तो अमेरिका में ही इसकी खोज हुई थी, पोलियो की वैक्सीन की, इसकी जब दवाई बनाई गई थी। तो जिसने बनाई थी ना तो उसने पेटेंट लिया ही नहीं, उसने अपना पेटेंट बनाया ही नहीं। तो उनसे किसी इंटरव्यू में पूछा कि भाई आपने पेटेंट क्यों नहीं इसका बनवाया, आपकी खुद की रिसर्च थी, इतनी आपने रिसर्च करके वैक्सीन बनाई है तो आप पेटेंट लेते, आपको काफी फायदा होता। आप अपने हिसाब से उसको बाद में बेचते कि मेरा फार्मूला है, बताओ कितनी वैल्यू देते हो, कितना पैसे देते हो, आपको ये फार्मूला देता हूँ। ओके, तो मतलब आप काफी पैसा कमा सकते थे। तो ज्यादातर रिसर्च इसलिए होती है कि मतलब कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, इसलिए यहाँ पर जो है रिसर्च रिसर्च स्कॉलर जो है कंपनीज ने अपॉइंट किए होते हैं अपने आर एंड डी डिपार्टमेंट में। तो अभी उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि पोलियो नाम की बीमारी ऐसी है कि जो पूरी दुनिया में फैल रही है। ओके, तो मेरा हक नहीं बनता कि मैं यहाँ पर जो है ना मैं पैसे कमाऊं यहाँ पर। तो सीधी सीधी उन्होंने ये बात कह दी। ओके, तब से यहाँ पर वो वैक्सीन पूरी दुनिया में फैली थी, तो जो पोलियो है इसको यहाँ पर कंट्रोल कर पाए हैं। अभी अभी तक पोलियो यहाँ पर मतलब कुछ कुछ लक्षण जो है ना ये है काफी कंट्रीज में। तो अभी आगे वही बात कर रहे हैं कि बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से यहाँ पर इंडिया और साउथ अफ्रीका ने भी चाहा डब्ल्यूटीओ में कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो आईपीआर राइट्स उनको आप वेव ऑफ करो, इनको सपोर्ट भी किया था। कम से कम 80 कंट्रीज के आसपास सपोर्ट थी भारत और साउथ अफ्रीका को। तो यहाँ पर अगर बात करें यूएस की, तो अभी यूएस का जो डिसीजन है ना तो अभी सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के मामले में है। तो मतलब कि अभी और भी यहाँ पर प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। तो अभी अगर हम यू की बात करें, जापान की बात करें, तो हो सकता है कि वो भी आगे आए, तो यहाँ पर जो है अपनी कॉपरेशन जो है आगे दिखाए इस क्षेत्र में। तो अभी अगर वैक्सीन इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो अभी यहाँ पर अभी भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत है। तो यहाँ पर भी वेव ऑफ यहाँ पर ना आईपीआर राइट वेव ऑफ करने की यहाँ पर बात चल रही है। तो यही ओवरऑल सिनेरियो है यहाँ पर फर्स्ट एडिटोरियल का। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी पुशेस नॉट कोटा। तो अभी कल ही एक डिसीजन आया है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया जिसमें जो रिजर्वेशन दी जानी थी मराठा कम्युनिटी को तो उसको खत्म कर दिया, बंद कर दिया। ओके, तो उसके खिलाफ यहाँ पर वर्डिक्ट आया है। तो अभी ऑथर भी इसका स्वागत कर रहे हैं। ओके, तो ऑथर यहाँ पर क्यों स्वागत कर रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं दी गई किसी यहाँ पर मराठा कम्युनिटी को, तो यहाँ पर क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो काफी डिटेलिंग में ना अच्छी बातें यहाँ पर की गई हैं यहाँ पर ऑथर के द्वारा। तो शुरुआत में यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर रिजर्वेशन दी जाती है ना तो यहाँ पर कुछ टेक्निकलिटीज होती है जिसके चलते यहाँ पर एक बेस बनाया जाता है, जिसके चलते फिर एक मतलब रास्ता ढूंढा जाता है कि इस कम्युनिटी को कास्ट के आधार पर या फिर जो उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से यहाँ पर आइडेंटिफाई करके उसको कोई ना कोई रिजर्वेशन दी जाए। तो अभी वही यहाँ पर बात की गई कि यहाँ पर स्टेट जो है ना अभी क्या काम कर सकती है। तो यहाँ पर वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट जो है ठीक है उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस यहाँ पर कोई कम्युनिटी फेस कर रही है तो उसके हिसाब से यहाँ पर ना काम कर सकते हो। तो यही यहाँ पर बात काम किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ना फ्रेम किया गया जो मराठा कम्युनिटी है उनको कि मतलब सोशली और इकोनॉमिकली यहाँ पर बैकवर्ड क्लास से यहाँ पर ये मतलब बिलोंग करते हैं। इस तरीके से जो है ना मतलब कि जस्टिफाई किया इन्होंने कोर्ट में कि मतलब ये कोटा को ये मतलब जिस तरीके से मतलब बाकी कम्युनिटी के पास कोटा ने बिल्कुल उसी तरीके से मराठास के पास भी यहाँ पर कोटा होना चाहिए, इनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलना चाहिए। यहाँ पर देखो कोटा जब भी मिलता है ना, रिजर्वेशन जब भी मिलता है, जैसे सपोज करो किसी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर 100 जॉब्स निकाली गई हैं तो उसमें से कोटा होगा। ओके, तो यहाँ पर 50% तक ऐसा होगा कि मतलब वो जनरल के लिए जाए, मतलब कि 100 में से 50 जो वैकेंसीज हैं वो जनरल कैटेगरी की होंगी और जो बाकी की 50 बचेगी उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया जो भी वहां पर कोटा होगा। ओके, 5% कोटा है या किसी कमेटी का 10% कोटा है, फिर उन्हीं 50 सीट्स को वैसे परसेंटेज के हिसाब से बांट दिया जाएगा और उसके हिसाब से उनकी भर्ती होगी। तो अभी वही बात कर रहे हैं कि अभी जो महाराष्ट्र सरकार ने काम किया है ना तो अभी बिल्कुल इस तरीके से फ्रेम किया मराठा कम्युनिटी को और यहाँ पर ब्रीच भी किया। तो यहाँ पर 50% की सीलिंग है कोटास के ऊपर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 1992 में। ये बहुत ही प्रसिद्ध केस था ये, इसके बारे में आपने अपनी सोशल साइंसेज की किताबों में भी पढ़ा है। ओके, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध केस था जिसमें कहा गया था कि 50% से ऊपर नहीं आप जो है ना आप रिजर्वेशन दे सकते। तो यहाँ पर 50% तक लिमिट लिमिट यहाँ पर बनाई हुई थी। यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार इसको भी ब्रीच कर रही थी। ओके, 50% की सीलिंग को ब्रीच कर रही थी जो कि मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। तो कहने का मतलब कि हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो ये इतनी बात कहता है कि अगर आपने सपोज करो कोटा किसी को देना भी ना, रिजर्वेशन देना है, तो उसको यहाँ पर 50% तक ही रखो। अगर यहाँ पर 100 जॉब है तो यहाँ पर 50% तक ही रिजर्वेशन होगी, 50 सीट्स की ही रिजर्वेशन होगी, 50 से 51 नहीं हो सकती।
52 नहीं हो सकती। ओके, तो ये यहाँ पर सिनेरियो है। तो यहाँ पर वही यहाँ पर बात की गई, डिसीजन यहाँ पर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल चेक होता है, इंस्टीट्यूशनल चेक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ही हम बोलते हैं, जो कि यहाँ पर चेकिंग करता है कि क्या सरकारें जो है वो सही कानून बना रही है या नहीं बना रही है। ओके, तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर ना जो जो पॉलिटिकल क्लास की जो विलिंगनेस थी, तो मतलब उसी को देखा गया। तो मतलब अ, उनके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि ये जब सत्ता में आते हैं तो मतलब यही वादे करके आते हैं चुनाव चुनाव में कि मतलब कि इस कम्युनिटी को रिजर्वेशन दी जाएगी, इसको ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो अभी उसी के चलते यहाँ पर इन्होंने पूरी कोशिश की कि मतलब ये जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो पावरफुल कम्युनिटी है ना, मराठा कम्युनिटी, तो उसको मतलब एज ए बैकवर्ड क्लास जो ना, या सोशली बैकवर्ड जो है, इनको यहाँ पर साबित किया जाए। ओके, तो अभी ये सिचुएशन बनी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जो वर्डिक्ट जो आया है वो इनके खिलाफ आया, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आया। तो महाराष्ट्र में किनकी सरकार है? महाराष्ट्र में शिवसेना, और यहाँ पर एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों पार्टीज का गठबंधन है। और इस गठबंधन को यहाँ पर नाम दिया गया है एमवीए। ओके, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। ओके, तो इनका यहाँ पर गठबंधन की सरकार चल रही है। और शिवसेना काफी समय से चाह रही थी कि मराठास को रिजर्वेशन दिया जाए। ये आज की बात नहीं है, ये 10-15 साल पहले का भी इतिहास देख लोगे तो शिवसेना तब से डिमांड कर रही है कि जो मराठास को रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन ये अभी सत्ता में ये पहली बार आए, कहने का मतलब कि मतलब चीफ मिनिस्टर इनका पहली बार बना है। सत्ता में तो ये थे पिछली बार भी, लेकिन इनका चीफ मिनिस्टर पहली बार बना है अभी तक, जब से ये शिवसेना बनी है। तो अभी इन्होंने अपना यहाँ पर पूरी कोशिश की कि मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिले, लेकिन अभी भी नहीं मिल पाया। तो अभी ऑथर यहाँ पर ना और बातें यहाँ पर कर रहे हैं कि सोल्यूशंस यहाँ पर निकल सकते हैं। खास तौर पे ये जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स निकल कर आनी, जो कि लोगों को प्रेरित करती हैं कि वो अलग अलग यहाँ पर ग्रुप्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करें, यहाँ पर अपने अपने आप को किसी यहाँ पर एक ग्रुप के तौर पर रिप्रेजेंट करें, और यहाँ पर कोटास की डिमांड करें जॉब में। ओके, इसके अलावा एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज में। तो यहाँ पर बात करने की सोल्यूशन यही है कि हमें यहाँ पर इकोनॉमी को डायनामिकली डेवलप करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी है एजुकेशन सिस्टम में। तो यहाँ पर बड़ी पैमाने पर एजुकेशन में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफी फायदा हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो अभी तो सिचुएशन यही है। जॉब्स के लिए भी यहाँ पर देखो कोटाज होते हैं, और यहाँ पर अगर आपने हायर एजुकेशन लेनी है तो वहां पर अगर आपकी फीस कम लगनी है तो वहां पर भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है कोटास का। तो अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो लोग हैं, मतलब जितने भी यहाँ पर टीयर्स हैं सोसाइटी के, जितने भी सेक्शन हैं सोसाइटी के, जहां से भी निकल कर आ रहे हैं ना, तो मतलब उनको इक्विप करना है कि मतलब कि वो फॉर्मल वर्क फोर्स में एंटर हो, मतलब कि अपने आप को एजुकेट करें, ट्रेन करें, और मतलब काम करने के स्किल्स सीखें, और उस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर वही बात करें कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है यहाँ पर, तो उसको सही तरीके से हमें यहाँ पर जो है फ्रेमवर्क उसका तैयार करना होगा। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी सिटीजन की बात कर रहे हैं कि वो अपने आप को ही मतलब एजुकेट हो, अपने आप को इस तरीके से डेवलप करे कि मतलब कि उसको पता हो कि यहाँ पर कहाँ पर मेरी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो उससे मैं बचूं। ओके, तो एक्सप्लॉयटेशन ज्यादातर ऐसे ही है कि मतलब जो है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि एजुकेशन ले ली, उसके बाद जॉब्स नहीं मिली, काफी सालों तक मतलब ऐसे ही भटकते रहे, जॉब्स वगैरह नहीं मिली। तो उसके ऊपर यहाँ पर बात करें, खुद खुद का अगर टैलेंट होगा ना, तो यहाँ पर खुद जो है ना एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर रखी जा रही है। तो यहाँ पर इंडिया के ग्रोथ प्रोसेस की यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा जॉब्स को जनरेट करना है। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर जॉब्स को हमें डेवलप करना है ज्यादा से ज्यादा। फॉर्मल सेक्टर मतलब कि जो जिसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, जिसका पूरा लेखा जोखा होता है कि मतलब कितने एम्प्लॉयज यहाँ पर काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फर्म में, कितनी सैलरी मिल रही है, ओके, कितना इनको यहाँ पर अलाउंस वगैरह मिल रहा है, ओके, हर साल के हिसाब से क्या सैलरी राइज है, या फिर जो वर्किंग कंडीशन है वो क्या है। तो ये सबका डाटा रहता है, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि हमें फास्टर ग्रोथ हमें आगे डेवलप करनी होगी। तो यहाँ पर इकोनॉमी का यहाँ पर औपचारिकरण करना होगा, फॉर्मलाइजेशन करना होगा, कि मतलब सही तरीके से एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो कि इकोनॉमी आगे बढ़े। तो मेजर बात वही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम, वहां पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो। बहुत सारे लोग जो है सोसाइटी के सेक्शंस के लोग जो मतलब जो एजुकेशन ही नहीं ले पाते। ओके, तो यहाँ पर देखो सिनेरियो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सरकार का एफर्ट नहीं है, कम्युनिटीज का अपना एफर्ट भी नहीं होता है कई बार। ओके, मतलब कि मतलब ऐसी आदतें या पुरातन कह लो कि सोच ऐसी होती है कि बच्चों को पढ़ने नहीं भेजो, काम पे भेजो, तो मतलब घर का खर्चा चलेगा। तो ये सिचुएशन भी रहती है, और कई बार मजबूरी भी हो जाती है, जिसके चलते वो फंस जाते हैं बच्चे ऐसी मतलब सर्कमस्टांसेस में, वो पढ़ने के लिए आगे जा ही नहीं सकते। और आगे यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस की। तो ये मतलब ये भी एक मेजर ड्राइवर है ट्रांसपेरेंसी का, फॉर्मलाइजेशन का, जिसके चलते यहाँ पर भारत सरकार इसको भी और इम्प्रूव करती रहती है, मतलब कि किस तरीके से जीएसटी कलेक्शन बढ़ाई जाए, और किस तरीके से देखो जीएसटी ऐसा है कि यहाँ पर हर एक सेक्शन जो सोसाइटी के जो भी सेक्शन है ना,
अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन को देख कर तो हमने यहाँ पर वेव ऑफ कर दिया कि ये किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को यहाँ पर बिलोंग करता है, तो इसको इसने जो प्रोडक्ट खरीदा है तो इसके ऊपर जीएसटी माफ है। ओके, ऐसा नहीं है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी अप्रोच लगाकर हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जीएसटी की कवरेज की बात करें तो मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब लगातार एक ही मात्रा में ये फैली हुई सब जगह, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के आसपास। तो यहाँ पर सीरियस एफर्ट हमें यहाँ पर करने होंगे, तो यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर जो जवान लोग हैं, ओके, तो यहाँ पर जो स्कूल से निकलते हैं फिर कॉलेज में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने यहाँ पर कुछ यहाँ पर पेपर्स क्वालिफाई कर दिए, कुछ एग्जाम दे दिए और उनको यहाँ पर एक बैचलर की डिग्री मिल गई तो मतलब उन्होंने सब कुछ कर लिया। ओके, तो मतलब ये सब कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर उनको ये चीज सिखानी होगी कि एक्चुअल कैपेसिटी उनकी क्या है, मतलब उन्होंने किस तरीके से दुनिया को समझा है। ओके, तो मतलब इस तरीके से उनके पास नॉलेज हो कि मतलब अगर उनके पास प्रॉब्लम्स आए तो उनको वो सॉल्व कर पाए। तो ज्यादातर देखो भारत में जो डिग्रीज लेकर बच्चे घूम रहे हैं ना, तो ज्यादातर तो बच्चों को यही नहीं पता कि मैं मेरे पास डिग्री कौन सी है, या फिर यही नहीं पता कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, यही नहीं पता कि कितने सेमेस्टर्स थे। तो ये तो सिचुएशन है। ओके, सिर्फ और सिर्फ डिग्री नाम की डिग्री है, मतलब ये सिचुएशन के ज्यादातर हम जो है ना बच्चे पैदा, यहाँ पर जो जनरेशन है ये पैदा कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हमें फोकस करना होगा ताकि बच्चे समझ पाए कि क्या उनको पढ़ाया जा रहा है, तभी जो आगे जो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वो। और आगे आखिर में यही बात कर रहे हैं कि अगर वर्ल्ड को एक मार्केट के तौर पर देखें तो यहाँ पर जो ग्लोबल कैपिटल तो यहाँ पर आता है, जैसे भारत में भी आता है, किसी और भी देश में यहाँ पर मूव करता रहता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटीज हमें देता है। तो जैसे देखो भारत में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए हैं, जो कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं बहुत जल्दी ग्रो करे हैं, कुछ अभी अब थोड़ा स्लो यहाँ पर चल रहे हैं, तो लेकिन पैसा तो उनके पास आ रहा है ना, तो फॉरेन कैपिटल, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पैसा उनके ऊपर, उन कंपनीज के ऊपर लगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं जोमेटो की, तो चाइनीज कंपनीज का ज्यादातर उस जोमेटो में शेयर है, मतलब इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है उसमें। ओके, तो बाहर से ही तो इन्वेस्टमेंट आई ना वहां पर भी। तो बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे स्टार्टअप है भारत में जहां पर फॉरेन कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट है। तो कहने का मतलब जो एंटरप्रेन्योर, मतलब जो यहाँ पर कंपनी चला रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर आगे से मतलब जिस तरीके से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अगर उनकी हिस्ट्री देख लें तो नेवर हैड इट सो गुड इन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में इतना अच्छा उनका सिनेरियो नहीं देखने को मिला है। अगर हम अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाते हैं ना, पढ़ाते हैं, जो इकोनॉमी के बारे में भी अगर उनको समझ उनकी डेवलप करते हैं तो काफी कुछ नया वो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स और जो पॉलिसी है ना, तो अभी उनको गाइड करना होगा लोगों को कि वो एंटरप्रेन्योर्स बने, मतलब ओके, मतलब स्टार्टअप शुरू करें अपने और आगे आए, मतलब जॉब सीकर्स नहीं जॉब क्रिएटर बने। तो यहाँ पर ये भी ये बात कर रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये सिर्फ ये कोटास के ऊपर ही यहाँ पर अपना जो है आंख लगाकर बैठे रहे कि हमारे पास ये कोटा है तो मतलब हमें कम सम जो है सबसे कम हमारी यहाँ पर एलिजिबिलिटी कि यहाँ पर जो है क्राइटेरिया है, इसके अलावा बहुत कम हमें मार्क्स चाहिए यहाँ पर पास करने के लिए। तो ये सोच सही नहीं है। ओके, तो कुछ समय था कि जब जरूरत थी इन सब चीजों की, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो यहाँ पर बाकी जो कम्युनिटीज थे, मतलब जो जिनको हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, तो मतलब उनको फायदा नहीं पहुंच रहा था। कुछ समय यहाँ पर ये चीजें दी गई, अभी भी है। ये हर 10 साल बाद यहाँ पर एक्सटेंड करता है हमारी भारत सरकार, जब भी यहाँ पर कंडीशंस देखे। तो यहाँ पर 2021 तक लास्ट में था, 10 साल तो यहाँ पर देखा जाता है कि क्या सिनेरियो है, जो यहाँ पर जो राइट्स हैं SC ST के, तो वो क्या उनको सही से मिल रहे हैं, तो क्या उनको आगे फर्दर रिजर्वेशन देनी चाहिए। तो ये सिनेरियो देखा जाता है और 10 साल बाद यार फिर इसको जो है एक्सटेंड कर दिया जाता है। जिस दिन लगेगा कि मतलब कि बिल्कुल सही हो गया, उस दिन इसकी एक्सटेंशन भी रोक दी जाएगी, जो रिजर्वेशन है वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये सिचुएशन है, लेकिन ये होने वाला नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पॉलिटिक्स है। और यहाँ पर अगर कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ डिसीजन इसके खिलाफ आता है तो वोट बैंक यहाँ पर जो ना उसको हानि होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, जिसके चलते इस मुद्दे के ऊपर वो कभी जो है ना चर्चा करते ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ना है हमें, कि जो जिस भी कम्युनिटी से हम बिलोंग कर रहे हैं ना, हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हमने पढ़ना है, लगन से पढ़ना है, और ऐसे पढ़ाई करनी है कि मतलब जैसे हमारी जो बॉडी है उसको यहाँ जैसे भूख लगती है तो खाने में मजा आता है ना, बिल्कुल अंदर भी हमें जो ना सीखने की भूख होनी चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आएगा। ओके, तो इसलिए हमें क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा जो है वो बढ़ाना होगा। तो छोटी चीज से शुरू करो। अगर कोई यहाँ पर आपने किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो किसी छोटी किताब से शुरू करो, उसको पढ़ो और फिर देखो कितना आगे बढ़े हो, क्या उसको रिटेंशन आप रख पाए हो, मतलब रिटेन रख पाए हो, मतलब जो आपने पढ़ा। तो इन सब चीजों की एक्टिविटीज करो, आगे बढ़ो। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स ऑल ओवर ओवर रेगुलेशन। ओके, अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ही जो हमारा सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने एक नया यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंडेट दिया है म्यूचुअल फंड यहाँ पर जो कंपनीज है उनके लिए,
तो इसको ऑथर कह रहे हैं कि ये एक ओवर रेगुलेशन हो गया। एक तो हो गया ना कि रेगुलेशन करनी, रेगुलेट करके चलना मार्केट को, तो अभी ये ओवर रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। तो अभी देखो, जब भी हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, जहां पर पैसे, तो यहाँ पर आदान प्रदान होता है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करें, तो इस सबको रेगुलेट करके चलता है हमारा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, तो इसको कब बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और कौन से मंत्रालय के तहत ये काम करता है, इसका भी आंसर करें। तो अभी ना शुरुआत में यहाँ पर एक जिंगल की बात कर रहे हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट आती है टेलीविजन पर, तो वहां पर एक बात बड़ी स्पीड से बोली जाती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग बहुत सारे यहाँ पर सेलिब्रिटीज हैं जो कि एडवर्टीजमेंट देते हैं। जैसे मैं सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर की बात करूं, ओके, तो यहाँ पर वो भी देते हैं, तो वहां पर ये बात कही जाती है। तो वहां पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया है, अभी मैंडेटरी कर दिया है कि यहाँ पर 20% जो पे आउट होगा ना, जो सैलरी वगैरह दी जाएगी, जो की एम्प्लॉयज हैं, जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी में काम करनी, किसी भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड की कोई भी एएमसी है। देखो, अगर म्यूचुअल फंड की बात करूँ ना, तो यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स के तहत यहाँ पर जो है ना पैसा आता है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि इनको भी मैनेज करने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर उनको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, जब जो कि म्यूचुअल फंड के एसेट्स को मैनेज करके चलती है। तो वहां पर जो की एम्प्लॉयज होते हैं, की एम्प्लॉयज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अभी उनको जो सैलरी दी जाएगी ना, तो यहाँ पर 20% जो पे आउट होगा ना, तो वो यहाँ पर दिया जाएगा कि कितना यूनिट ऑफ स्कीम्स जो है ना यहाँ पर वो सुपरवाइज कर रहे हैं। ओके, जो भी ये की एम्प्लॉयज, तो वहां पर ये उनको उनको भी यहाँ पर स्कीम्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। ओके, तो मतलब कितने यहाँ पर स्कीम्स को जिनको ये मतलब ये रेगुलेट करके चल रहे हैं, ओवरसाइट करके चल रहे हैं, और वहां पर अपनी भी इन्वेस्टमेंट उन स्कीम्स में इनको करनी होगी। जितनी ज्यादातर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस हिसाब से ये 20% जो इनकी जो सैलरी बचेगी ना, वो उस हिसाब से पे इनको की जाएगी। ओके, तो यहाँ पर बात कही गई है, मैंडेटरी कर दिया गया है इस यहाँ पर इस कंडीशन को यहाँ पर सेबी के द्वारा। तो यहाँ पर क्यों किया गया ऐसा, इसलिए क्यों किया गया कि मतलब जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है ना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया बढ़ाया जाए कि देखो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। जैसे ये स्टार्टिंग में लाइन बोली है ना कि मतलब मार्केट रिस्क के हिसाब से काम करती है, तो मतलब इसको ऐसा ना हो कि मतलब नेगेटिव वे में लोग ले ले। तो म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करें, तो लोग ये भी देखें कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो इन म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करके चलती हैं, मतलब जो मैनेज करके चलती हैं, तो उनके भी एम्प्लॉयज जो है ना, उनका भी यहाँ पर किसी ना किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में यहाँ पर हिस्सेदारी है, उन्होंने यहाँ पर स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इसलिए ये काम किया गया है। ओके, तो यहाँ पर जो रिस्क के बारे में यहाँ पर जो बात कही जाती है, जो टीवी टीवी में एडवर्टीजमेंट आती है, तो वहां पर बहस यही होता है कि इन्वेस्टर जो होते हैं, कि मतलब कि वो भी ये सोचे कि जो म्यूचुअल फंड एम्प्लॉयज है, वो भी यहाँ पर जो ना ये स्कीम लेकर इसको स्कीम को फॉलो करके चल रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली कुछ यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, यहाँ पर रूल्स जो है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के लिए, जो म्यूचुअल फंड जो की एम्प्लॉयज उनके लिए अभी जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर बताया भी क्या कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर एक और यहाँ पर चीज मैंडेटरी कर दी है, वो है रिकॉर्डिंग। मतलब कि जो भी उनकी कम्युनिकेशन होती है, मतलब बिजनेस आवर्स में, मार्केट आवर्स में जो भी कम्युनिकेशन होती है, उस सबकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो मैंडेटरी है। जिसके चलते कि मतलब ये चीज पता चले सॉरी, कि फ्यूचर में अगर कोई भी धांधली हुई है ना, तो क्या कम्युनिकेशन हुई थी, तो सेबी उसको पकड़ सके आसानी से। तो इसीलिए यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है उसको यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है। तो यहाँ पर ये भी इस तरीके से लग रहा है कि जैसे की ऑफिशियल जो है म्यूचुअल फंड स्कीम्स के, तो मतलब उनके ऊपर ना किस तरीके से ऐसे नेवर एंडिंग रेगुलेटरी जो है ना यहाँ पर सेबी के द्वारा चला दी गई, एक तरीके से हमला जो है उनके ऊपर कर दिया गया है कि आपको करना ही करना है ये चीज। तो अभी ये जो यहाँ पर 20% की यहाँ पर जो पे आउट की जो यहाँ पर रूल है, ये 1 जुलाई से लागू होगा। तो यहाँ पर मिनिमम 20% की यहाँ पर बात करें कि ऑफ एनी की एम्प्लॉयज एनुअल कॉम्पनसेशन, तो जहाँ पर जैसे उसको सैलरी मिलती है, पर्क्स मिलते हैं, और भी जहाँ पर मुनाफे मिलते हैं, बोनसेस मिलते हैं, जो कि उनको टाइम टू टाइम यहाँ पर उनको पे होता है। ओके, तो अभी ये इन द फॉर्म ऑफ यूनिट ऑफ स्कीम, मतलब जिन जिन भी स्कीम में यहाँ पर ये ओवरसाइट कर रहे हैं ना, तो अभी 20% उसके हिसाब से ही इनको पेमेंट होगी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट भी जो ये करेंगे ना की एम्प्लॉयज यहाँ पर म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पर उनका जो लॉक इन पीरियड होगा, वो भी कम से कम 3 सालों का होगा। तो अगर देखो, ये लॉक इन पीरियड क्या होता है, लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि अगर किसी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है ना किसी भी स्कीम में, तो यहाँ पर वो अगर जिस भी यहाँ पर समय की जगह अगर यहाँ पर 3 साल की बात करें ना, तो यहाँ पर लॉक इन पीरियड 3 साल का है। तो 3 साल से पहले वो अपना पैसा नहीं निकाल सकता उधर से। कहने का मतलब अपने जो शेयर्स हैं, इन्वेस्टर जो है उनको आगे फर्दर नहीं बेच सकता। ओके, 3 साल तक। तो यहाँ पर कंडीशन रखी हुई है। ओके, तो इसके अलावा ये भी बात करें कि अगर किसी एम्प्लॉय को पैसा चाहिए, ओके, तो यहाँ पर जो एएमसीज हैं,
अगर किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट स्कीम में किसी यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है म्यूचुअल फंड की, तो वहां से वो पैसा बोरो कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ जो भी उसकी मजबूरियां उसको यहाँ पर बताकर, इसके अलावा ये भी बात कर रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये क्लॉ क्लॉ बैक भी यहाँ पर हो सकता है, मतलब ये वापस भी आ सकती है। कहने का मतलब जैसे अगर कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पर पाया जाता है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया उसको उनको वायलेट कर रहा है, उनके दुर्भावना से यहाँ पर जो मतलब उसका मिस यूज किया गया, जिसके चलते उनके जो शेयर्स है ना वो जब्त भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो शेयर्स खरीदे हैं, जो इन्वेस्टमेंट की है ना, तो उसके रिगार्डिंग रिटर्न वगैरह कुछ नहीं मिल रही है, वो जब्त हो जाएंगे फिर, मतलब उनको दंड देने के लिए, अगर किसी तरीके का भी यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट की वो अनुपालना नहीं करके चल रहे हैं। इसके अलावा की एम्प्लॉयज की जब यहाँ पर बात हम करें, तो यहाँ पर कैटेगराइज उनकी की जा रही है कि कौन कौन से यहाँ पर एम्प्लॉयज होंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करें जो सी सूट एग्जीक्यूटिव्स हैं एएमसी के, तो सी सूट में यहाँ पर जो ना जितने भी एग्जीक्यूटिव लेवल के ऑफिसर होते हैं किसी कंपनी के, वो आते हैं। जैसे यहाँ पर मैं चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पर ऑफिसर की बात करूँ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीईओ बोलते हैं, या फिर जो यहाँ पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की बात कर लूँ, तो यहाँ पर ये सभी आएंगे, ये भी आएंगे। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं, यहाँ पर जो फंड मैनेजमेंट जो फंड मैनेजमेंट या रिसर्च टीम मेंबर्स है, वो भी आएंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो यहाँ पर मेंबर्स जो एक्सचेंज ट्रेडेड यहाँ पर फंड्स में काम करे, तो अभी इनको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट फंड होता है, जहां पर कि आप पूरे दिन में यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो कि मतलब जब चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट के हिसाब से आप जो है स्टॉक मार्केट में यहाँ पर ट्रेड करते हो, कि तो यहाँ पर भी रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर जो जितने भी क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स हैं, तो क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स मतलब कि ऐसी स्कीम्स म्यूचुअल फंड में जहां पर पैसा एक बार लग गया और मतलब तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक मैच्योरिटी पीरियड नहीं आ जाता। मैच्योरिटी पीरियड मतलब कि जितनी भी यहाँ पर डेट होगी कि आपने पैसा कितनी देर तक के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आज से लेकर 3 साल जब बनेंगे या 4 साल जब बनेंगे, उस डेट तक मैच्योरिटी पीरियड रहेगा, तब तक आपका पैसा रहेगा रहेगा उस स्कीम के। ओके, तो यहाँ पर उसके लिए भी अलग से यहाँ पर अलाइनमेंट जो नॉर्म्स है ना, वो यहाँ पर जल्दी जो है जारी कर दिए जाएंगे सेबी के द्वारा। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ जो नॉर्म्स है ना, तो यहाँ पर कुछ सेवरल कंसर्न्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, जो यहाँ पर जो भी रेगुलेशन यहाँ पर दी गई है सेबी के द्वारा। तो यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि अभी अर्जेंट रेगुलेटरी रीलुक यहाँ पर कुछ यहाँ पर रीजन के चलते देनी होगी। जैसे सबसे पहली बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जो आपने रिक्वायरमेंट रखी है कि मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पर जो पैसा है ना वो यहाँ पर रखना है, मतलब स्कीम में जो भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड के थ्रू चली। तो यहाँ पर बात करें कि ऑलरेडी यहाँ पर ये जो कंडीशंस है, तो मतलब वो एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है या फिर जो स्पॉन्सर कंपनीज है, वो यहाँ पर रख रही होती है, जो भी यहाँ पर सेबी के नाम से पहले से ही। ओके, तो यहाँ से पहले से ही क्या कर रही है, वो मिनिमम 50 लाख रुपए या फिर जो 1% जितना भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का यहाँ पर राशि के अकॉर्डिंग बनता है, उतना वो ऑलरेडी दे रही है। ओके, तो जैसे यहाँ पर पहला नॉर्म चल रहा है सेबी का, तो ये कंपनी ये काम कर रही है। ओके, तो यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो ना, ये इतना पैसा यहाँ पर उस स्कीम्स के यहाँ पर वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग दे रही है। ओके, तो मतलब कि आगे मतलब ये भी इसलिए किया जा रहा है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े। तो फिर यहाँ पर इसके अलावा जो एम्प्लॉयज है ना, तो अभी उनको यहाँ पर जो मैंडेटरी आप कर रहे हो कि वो भी यहाँ पर जो उनका ओवरऑल कंपनसेशन मिलता है उसका 20% जो है यहाँ पर इन स्कीम्स में लगा दे। मतलब कि अगर 100 रुपया उनको मिल रहा है, तो 20 रुपए वो भी इन स्कीम्स में लगा दे। तो मतलब अगर ये लगाएंगे तभी जो है मतलब फर्दर जो है उनको कंपनसेशन मिलेगा। तो ये मतलब ग्लोबली ये बातें कहीं पर भी ये नहीं सुनी गई है, जो यहाँ पर सेबी जिस तरीके से काम कर रहा है, मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं देखी गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही उठता है कि मतलब अगर आप तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अलाइनमेंट एक्सरसाइज है ये सर, मतलब कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अलाइन करना है जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम्स है उसके साथ, इसलिए यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है कि कॉन्फिडेंस बढ़े। तो यहाँ पर यही क्लेम किया जा रहा है रेगुलेटर के द्वारा, सेबी के द्वारा। तो यहाँ पर कहीं इससे ज्यादा तो नहीं निकल कर आ रहा है कुछ यहाँ पर, तो यही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बात करेगी, कुछ ज्यादा यहाँ पर बात बनती हुई नजर आ रही है। जैसे यहाँ पर सबसे पहली बात जो 3 ईयर लॉक इन पीरियड यहाँ पर दिया है कि 3 साल तक यहाँ पर वो अपने शेयर्स बेच ही नहीं सकते म्यूचुअल फंड के। ओके, तो लॉक इन पीरियड 3 साल का दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड की जो स्कीम थी उसका कोई भी होल्डर था, मतलब कोई बाहर से कोई बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो मतलब कि वो उस मार्केट कंडीशंस के हिसाब से म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल सकता है वो बाहर। ओके, वो जब चाहे मर्जी निकाल ले। लेकिन यहाँ पर जो कंसर्न एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर वो तो बेचारा इन्वेस्टमेंट उसकी रहेगी रहेगी ना, तो उसको तो उसके ऊपर हमने 3 साल का लॉक इन पीरियड लगा दिया, वो निकाल ही नहीं सकता। ओके, तो मतलब जो नॉर्मल इन्वेस्टर था वो तो आजाद हो गया ना, जब भी उसको लगा कि मार्केट खराब हो रही है तो मैं अपना पैसा बाहर निकाल लूं, किसी सेफ जगह पर इन्वेस्ट करता हूं। लेकिन इसको तो फंसा दिया ना। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर की जा रही, तो ये भी यहाँ पर जो कंसर्न है वो अराइज हो रहे हैं। तो इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़कर चला जाता है, तो फिर भी यहाँ पर उसका लॉक इन कंटिन्यू चलेगा। ओके, तो मतलब जिसमें जहां पर भी वो काम कर रहा था वो लॉक इन चलता जाएगा। तो उसके अलावा बात करें कि जो एम्प्लॉय है वो उधार भी ले सकता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के।
यहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है उसके ऊपर कि जितने भी यहाँ पर उसने यूनिट स्कीम जो है ना उसके इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से पैसा उसको मिल जाए। तो यहाँ पर सीधी सीधी वही बात हो रही है कि 20% उसकी अपनी अमाउंट जिसके लिए उसको यहाँ पर पैसा मांगना पड़ रहा है ईएमसी से कि आप पैसा दो मुझे उधार तो मैं यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करूँ, तो बिल्कुल ये वैसे ही कंडीशन है कि मतलब कोई अपना ही पैसा लेंड करने के लिए ना मतलब उसको वापस मांग रहा है कि मेरा पैसा मुझे दो। ओके, तो मतलब अपने ही पैसे को मांग रहा है कि मुझे दे दीजिए, मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बन चुकी है। तो ये पहला कंसर्न यहाँ पर जताया गया है। और आगे यहाँ पर जो दूसरी बात कर रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर जो रिस्क एपेटाइट है, मतलब कि जो रिस्क रहता है कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने का, कहीं पैसा डूब ना जाए। अगर हम यहाँ पर इंडिविजुअल एम्प्लॉय के हिसाब से भी बात करें ना, इन्वेस्टमेंट और रिस्क रिस्क के बीच में यहाँ पर जो जो भी फर्क रहता है तो उसको उसमें भी यहाँ पर मैचिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अगर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर बात करें कि जैसे अगर हम बात करें कि जितना बड़ा साइज है म्यूचुअल फंड स्कीम का या छोटा साइज है बड़ा साइज है तो उसके हिसाब से जो एम्प्लॉय की जो इन्वेस्टमेंट है ना तो वो भी हो सकता है कि कम से कम हो। ओके, तो ये भी सिनेरियो यहाँ पर बन सकता है। तो इसके अलावा हो सकता है कि मतलब कि जो अभी 20% की यहाँ पर बात की जा रही है कि पर्सन की अर्निंग जो है उसको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है कि यहाँ पर जो भी कंसर्न एम्प्लॉय की जो डिसीजन मेकिंग है ना तो वो खराब हो सकती है, उसके ऊपर भी जो है ना मतलब दुर्भावना आ सकती है। जैसे यहाँ पर कोई भी स्कीम मैनेज कर रहा है यहाँ पर कोई फंड मैनेजर, तो उसी उसी को यहाँ पर कहा गया है कि तुमने भी अपनी सैलरी का 20% जो है अभी इन्वेस्ट करना है किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो अभी वो भी उसी स्कीम में इन्वेस्ट करेगा ना जिसमें उसको लगेगा कि मुझे ये मुनाफा है। ओके, तो इससे यहाँ पर हो सकता है कि मतलब जो डिसीजन ये खुद देना चाहे उसमें यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो जाए, तो यहाँ पर कोई दूसरा इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसको भी कहे कि आप इसमें मत करो, आप इसमें इन्वेस्ट करो। तो इस तरीके से यहाँ पर सिनेरियो पेश हो सकता है। तो यहाँ पर ओवरऑल ये काउंटर प्रोडक्टिव ही जो प्रूव होगा अगर इस तरीके से यहाँ पर ना किसी एम्प्लॉय को आप बोल दोगे, क्योंकि देखो अगर कोई अपनी सैलरी का कुछ भी पोर्शन इन्वेस्ट भी करता है ना तो उसको भी बड़ा मतलब ध्यान से करेगा। वो वहां पर करेगा जहां पर उसको लगेगा कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में मुझे कौन सी वाली स्कीम में ज्यादा मुनाफा आ रहा है। तो हो सकता है कि वहीं पर सारे इन्वेस्टर चले जाएंगे तो बाकी की स्कीम्स को फिर कौन देखेगा। ओके, तो यहाँ पर ये भी सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एएमसीज की बात करें जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, तो अपनी फीस वो चार्ज करते हैं, जितने भी खर्चे उनके होते हैं यहाँ पर वो स्कीम से ही वहाँ चार्जेस जो है निकालते हैं। जितना भी यहाँ पर टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है, जो भी यहाँ पर फॉर्मूला क्राइटेरिया बनाया हुआ सेबी की तरफ, उसी को फॉलो करके ये चलते हैं, जिस हिसाब से ये अपना यहाँ पर जो है खर्चा इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर उसी खर्चे में से यहाँ पर जो फीस फीस से खर्चे से जो भी यहाँ पर इनके पास पैसा आता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास, उसी में से अच्छा खासा पोर्शन जाता है एम्प्लॉयज को पे करने में। तो अभी उसी में से यहाँ पर बात करें कि अच्छा खासा जो मोटी रकम है ना तो वो अभी उनको दोबारा से इन्वेस्ट करनी पड़ रही है एम्प्लॉयज को यहाँ पर, जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम से वहां पर। और तीसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जैसे हमने शुरुआत में बात की थी अलाइनमेंट नॉर्म्स के बारे में कि इन्वेस्टर्स को अलाइन करना है स्कीम्स के साथ, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अभी सेबी के द्वारा यहाँ पर जो कोड ऑफ कंडक्ट अभी प्रिस्क्राइब किया गया है, तो अभी इसमें और भी बहुत सारे ना कठिन कॉम्प्लाइंसेस है, मतलब जिनकी अनुपालना करनी बहुत टफ है। तो यहाँ पर जैसे अभी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो भी आप करोगे फंड मैनेजर्स के द्वारा, जो भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स के साथ जो भी बातचीत होगी, तो फोन कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। तो यहाँ पर बात करें कि इसमें हो सकता है कि आप जो पर्सनल जिंदगी है उन एम्प्लॉयज की, तो उसमें भी आप हस्तक्षेप करें, उसमें भी आप जासूसी करना शुरू कर दें। तो यहाँ पर तो आप करोगे जासूसी की, पर आपको जो है जो मार्केट है उसकी सिचुएशन सही रखनी है। तो उसके चलते जो है इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है, उसके पर्सनल इश्यूज के ऊपर भी आप जो है चल सकते हो। यहाँ पर वही बात करें कि जो यूनिलेटरी जो यहाँ पर रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पर जैसे बात करें कि कोई अगर किसी का फंडामेंटल राइट को अगर हानि हानि पहुंचाता है तो यहाँ पर उसके बारे में भी यहाँ पर बात करें, जैसे राइट टू इक्वालिटी की बात करें, राइट टू लाइफ की बात करें, ओके, तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करें, तो यहाँ पर प्राइवेसी की भी बात करें, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जो है ना हमारे संविधान का, उसकी बात की जा रही है कि मतलब फर्दर इसके ऊपर भी आप डिबेट कर सकते हो कि जो राइट है किसी पर्सन का कि अपने हिसाब से अपने पैसे को मैनेज करे, कि जिस तरीके से जहां पर भी देना चाहे चाहे नहीं देना चाहे उसकी मर्जी है, तो क्या उसका हनन तो नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ पर ये भी यहाँ पर जो है बातचीत हो सकती है फ्यूचर में। तो यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं, जो हमारा कानून है ना, तो कानून हमारा संविधान ये कहता है कि जो सरकारें हैं वो लीगल कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब कि फंडामेंटल राइट्स जो है उन्हीं का हनन कर दे। तो अभी ये भी ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स का हनन है, तो इसके ऊपर बकायदा चर्चा हो सकती है, ये बात यहाँ पर ऑथर के द्वारा की जा रही है। तो कोई भी फंडामेंटल राइट कोई एब्सोल्यूट नहीं होता। जैसे मैंने कहा था कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स को भी यहाँ पर छीन लिया जाता है। सिर्फ यहाँ पर 2 आर्टिकल्स हैं जिनके तहत तहत जो है आपको जो फंडामेंटल राइट रहते हैं जब नेशनल इमरजेंसी भी हो,
वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो यहाँ पर जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो यहाँ पर ये चीज आपसे कोई नहीं छीन सकता, कि आपकी जिंदगी नहीं कोई छीन सकता अगर नेशनल इमरजेंसी लगती भी है तो। और आगे आखिर में यहाँ पर बात करें कि क्या यहाँ पर जो ऐसी रेगुलेशन जो सेबी के द्वारा दी गई हैं, तो क्या उनकी कोई जुडिशली पड़ताल बनती है? अगर यहाँ पर चैलेंज किया जाता है कोर्ट में, तो यहाँ पर वो भी बात रख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर जो रेगुलेटर की जो एबिलिटी है, कि यहाँ पर वो यहाँ पर प्रूव कर रहा है कि रीजनेबल और नॉन आर्बिट्रेरी यहाँ पर जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आया है, मतलब इससे कोई हानि नहीं होगी। तो क्या इसकी पूरी डिपेंडेंसी है, उसकी बात करें कि रेगुलेटर के ऊपर यहाँ पर पूरी दारोमदार आता है, तो यहाँ पर जो रियल पर्पस है कि क्या वो यहाँ पर अचीव होता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो नोशन आमतौर पे आप देखोगे म्यूचुअल फंड सही, जैसे शुरुआत में आर्टिकल की बात की थी, वैसे ऐसे भी ये भी नोशन आपको पॉपुलरली आपको सुनने को मिलता होगा कि म्यूचुअल फंड सही। ओके, तो यहाँ पर ये सही है ना, तो यहाँ पर ये जो एम्प्लॉयज है उनके लिए भी ये सही होना चाहिए। ओके, जो म्यूचुअल फंड एम्प्लॉय जिनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से जो है आप इन्वेस्ट करें और यहाँ पर रिटर्न जनरेट करें, ताकि कि जो बाहर का इन्वेस्टर्स है उसको भी अलाइन कर सके। तो अगर अभी वही लास्ट में बात करें कि जब फोर्सेबल अटेम्प्ट आप करोगे, जबरदस्ती करोगे, तो कहीं यहाँ पर अलाइनमेंट के उल्टा कहीं यहाँ पर मिस अलाइनमेंट ना हो जाए आपस में, तो ये भी बात ध्यान में रखें। तो एम्प्लॉयज के ऊपर अगर ऐसा मतलब इस तरीके से मतलब क्वेश्चन मार्क लगेंगे, तो वो जॉब्स छोड़कर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी भी देखने को मिल सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वही बात यहाँ पर करें कि मिस अलाइनिंग यहाँ पर ये ना हो जाए कि मतलब जिस पर्पस के लिए आप ये रूल लेकर आए हो, मतलब वो पर्पस यहाँ पर सॉल्व हो ना, तो उसके अलावा और जो है ना यहाँ पर प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए। तो जो राइटर है इस आर्टिकल के, वो यहाँ पर सीनियर पार्टनर है आईसी यूनिवर्सल लीगल के। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉट सो इफ हुर्रे एट ऑल, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवियर फॉर वैक्सीन्स अलोन इज अनलाइकली टू बूस्ट सप्लाईज फॉर इंडिया। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो आईपीआर राइट्स का वेव ऑफ कर देना, तो इससे हम कहेंगे मतलब हमारे यहाँ सप्लाईज बूस्ट अप हो जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है, जैसे मैंने सबसे पहला जो आर्टिकल डिस्कस किया था, तो वो यही इसी चीज के बारे में था, जिसमें यूएस ने जो आईपीआर राइट जो थे उनके वेव ऑफ करने की बात कही थी यहाँ पर वैक्सीन के रिगार्डिंग, कि मतलब अभी आईपीआर राइट्स को हटाया जाएगा, मतलब हर कोई जो है ना उसको बूस्ट, उसकी जो वैक्सीनेशन की जो यहाँ पर प्रोडक्शन है वो कर सकता है, जिस भी कंपनी को यहाँ पर लाइसेंस दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर आगे फर्दर क्या बात हो रही, तो अभी मेजर डेवलपमेंट इसको इस हफ्ते की कहा जा रहा है, जब जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर, जब से कि उनके ऊपर प्रेशर था काफी महीनों से कि आप जो है आईपीआर राइट्स के ऊपर आप वेव ऑफ करो। ओके, तो यहाँ पर अभी उन्होंने अपनी सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो है अपनी सहमति दिखाई है। तो यहाँ पर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट है ऑन कोविड-19 वैक्सीन, तो अभी उनको वो यहाँ पर वेव ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है डिसीजन लिया गया है कि इस पैंडेमिक को अगर खत्म करना है, तो सभी जो बड़ी सरकारें हैं जो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो वहां पर उनको ऐसे डिसीजन लेने होंगे। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि अभी ये मूव किसके रिस्पॉन्स में लिया गया है। तो अभी पहले से ही, जैसे शुरुआत में मैंने बात की कि एक साल पहले ही जॉइंट प्रपोजल यहाँ पर से दिया गया था इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा, कहाँ पर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहां पर ये पहले से जहाँ जहाँ पर जो इनिशिएटिव लिया गया, उसी के चलते यहाँ पर जो है यूएस ने अभी ये मतलब वेव ऑफ करने की बात कही है। ओके, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि अभी वो सस्पेंड आईपी राइट्स फॉर ऑल कोविड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज अंडर द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो अभी देखो ये ट्रिप्स, इसको ट्रिप्स एग्रीमेंट हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो जो भारत और साउथ अफ्रीका ने जो बात रखी, वो रखी है कि कोविड यहाँ पर वैक्सीन भी और इसके यहाँ पर कोविड रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है, तो उसके भी यहाँ पर वेव ऑफ करना है। ओके, मतलब सबको जो है उसका रॉ मटेरियल वगैरह भी सही तरीके से मिले, ताकि जो कि कोई दिक्कत ना है सप्लाई बढ़ाने में। तो यहाँ पर अगर हम ट्रिप्स एग्रीमेंट की बात करें, तो ये 1995 में हुआ था, जितने भी डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज हैं उन सबके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर 3 बातें यहाँ पर रखी गई थी। पहली बात ये कि जितने भी यहाँ पर कंट्रीज हैं, तो उनका यहाँ पर बीच में जो भी ट्रेड चल रहा है उसमें कोई बैरियर नहीं आना चाहिए, आसानी से ट्रेड चलते रहना चाहिए। तो इसका यहाँ पर पहली बात में ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर जो भी आईपीआर राइट्स हैं, मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो मतलब किसी का जो पेटेंट है, तो उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करके चलना, उसको प्रमोट करके चलना। तो ये यहाँ पर डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर जो है दायित्व होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी का कोई आईपीआर है तो उसको दूसरा कंट्री जो है कॉपी करके बना ले। और सपोज करो मतलब किसी का आईपीआर है, किसी ने रिसर्च करके कोई चीज बनाई और उसकी सप्लाई यहाँ पर ट्रेड के थ्रू किसी देश में गई, और उसी देश के लोग अभी उसी को कॉपी करके उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, तो मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये डब्ल्यूटीओ का यहाँ पर दायित्व है। तो इस चीज को रोकते हैं कि आईपीआर, मतलब कि किसी आईपीआर को प्रोटेक्ट करके चलना है। ओके, मतलब कोई भी कॉपी नहीं कर सकता किसी के भी यहाँ पर पेटेंट को, फार्मूले को।
और तीसरी बात यहाँ पर यही कही गई कि जो भी यहाँ पर मेजर्स आप अपनाओगे ना आईपीआर को प्रोटेक्ट करने के चलते, तो उससे ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जो ट्रेड चल रहा है ना, तो यहाँ पर उस पे यहाँ पर कोई ना कोई प्रभाव चला जाए। तो यहाँ पर ये बातें की गई थी इस ट्रिप्स एग्रीमेंट में, जो कि 1995 से लागू है। ओके, तो अभी इसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई ना, अभी उसके ऊपर निर्णय नहीं कोई आया है, तो अभी आना है। तो अभी ये बात करें कि अगर ट्रिप्स एग्रीमेंट की बात करें, तो ऑलरेडी यहाँ पर ये बात करता है कि पब्लिक हेल्थ को कैसे यहाँ पर सेफ गार्ड पहुंचाना है। इसके अलावा जो कंपल्सरी लाइसेंस जो प्रोसीजर्स हैं, ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से वो होने चाहिए, तो यहाँ पर गवर्नमेंट यूज के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस के चलते यहाँ पर बात करें किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। जैसे यहाँ पर जो भी यहाँ पर पेटेंटी है, मतलब कि जिसका अपना पेटेंट है, ओके, उसको मतलब क्या रेम्यूनरेशन देना है, जो भी उसका पेटेंट है क्या पेमेंट उसको करनी है। तो ये सब बातें भी यहाँ पर ध्यान पे रखता है, मतलब कि प्रोटेक्ट करके चलता है। अगर कोई अगर देना भी है तो क्या देना है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर सोच विचार होती है। तो यहाँ पर जो वेवियर अगर होता है आईपीआर राइट्स का, तो मतलब हो सकता है कि इसका कोई फायदा आने वाले समय में देखने को मिले। और ये जो रिक्वायरमेंट है ना कि मतलब क्या पैसा देना है आईपीआर राइट्स के लिए, तो इसको भी, इस कंडीशन को भी हो सकता है कि इसको थोड़ा साइड पे रखा जाए तो कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर बात वैक्सीन की चल रही है। तो यहाँ पर किसी और रिसर्च की बात नहीं चल रही, तो वैक्सीन के रिगार्डिंग इन सब बातों को भी यहाँ पर दरकिनार किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर इस ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत। तो अभी यहाँ पर स्टेटमेंट की बात की जा रही है। हाल ही में एक स्टेटमेंट दी गई है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, तो यहाँ पर इसको वेलकम किया गया है। तो इसको कहा गया है कि सही यहाँ पर स्टेटमेंट आई है इनकी तरफ से। लेकिन यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखनी है कि यहाँ जो यूएसटीआर की जो स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं से यहाँ पर कुछ तंग यहाँ पर बातें देखने को मिली। जैसे यहाँ पर यूएस की सपोर्ट तो आई है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आईपी राइट्स है कोविड वैक्सीन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर जो बाकी कोविड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, जैसे यहाँ पर जो भी डायग्नोस्टिक्स हो गया, यहाँ पर ट्रीटमेंट हो गए, जैसे यहाँ पर रेमडेसिविर नाम की एक वैक्सीन है, ड्रग है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ बात नहीं कही गई, सिर्फ यहाँ पर कोविड वैक्सीन के बारे में स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर यूएस की अगर बात करें ना, यूएस इज क्लियरली नॉट गिविंग इन टू इंडिया साउथ अफ्रीका प्रपोजल्स फॉर ए ट्रिप वेवियर टू द हिल्ट, मतलब कि अच्छे तरीके से यहाँ पर सपोर्ट यूएस की नहीं हो रही है जो यहाँ पर इंडिया साउथ अफ्रीका का प्रपोजल था यहाँ पर ट्रिप्स एग्रीमेंट के थ्रू, ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर यह भी बात की जा रही है कि वी विल नो मोर ऑफ द यूएस मूव ओनली व्हेन द टेस्ट बेस्ड नेगोशिएशंस टेक प्लेस एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन जून 8 एंड 9। तो अभी जून 8-9 को ही पता चलेगा कि यूएस किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया करता है, क्या यहाँ पर नेगोशिएशंस करता है यहाँ पर आईपीआर राइट्स के तहत डब्ल्यूटीओ में। तो यहाँ पर यह भी बात यहाँ पर नोट करनी होगी कि आप यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट्स यहाँ पर वेव ऑफ में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर शैतान अक्सर यहाँ पर ना झूठ ही बोलते हैं, डिटेल में यहाँ पर ये बात की जा रही है, यूएस के चलते यहाँ पर ये बात ऑथर की तरफ से रखी जा रही है। ओके, तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सबसे जो उचित प्रश्न यहाँ पर उठता है वो यही है कि जो प्रपोज ट्रिप्स वेवियर है, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर सिर्फ कोविड वैक्सीन के तहत ही उनको लिमिटेड रखा जाएगा कि मतलब उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रखा जाता है कोविड वैक्सीन के तहत, तो यहाँ पर क्या इंडिया में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ जाएगी इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर ये लग रहा है कि नहीं, ऐसे इस तरीके से नहीं बढ़ने वाले। तो यहाँ पर 3 रीजन जो है ना ऑथर की तरफ से दिए गए हैं कि क्यों नहीं बढ़ेगी अगर सिर्फ ये कोविड वैक्सीन का ही यहाँ पर आईपीआर वेव ऑफ होता है। तो ये बेसिकली बात कर रही है कि सब चीजों का यहाँ पर आईपीआर वेव ऑफ करो जो भी कोविड वैक्सीन को बनाने के लिए यहाँ पर यूज हो रही है। तो जो सबसे पहला जो रीजन जिसकी बात की जा रही है वो है यहाँ पर जो आईपी है ना, जहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर वो कभी बैरियर था ही नहीं यहाँ पर अगर कोविड वैक्सीन के टेक्नोलॉजी की एसेस की हम बात करें, ओके, भारत के क्षेत्र में। तो यहाँ पर बात करें कि जितने भी यहाँ पर 8 कोविड वैक्सीन हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के द्वारा अप्रूवल जिनको दिया गया है, तो उनमें से 5 को तो ऑलरेडी यहाँ पर लाइसेंस दे दिया गया कि उनकी प्रोडक्शन भारत में आप शुरू कर सकते हो। ओके, तो जैसे यहाँ पर कुछ वैक्सीन की बात करें, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा एक वैक्सीन बनाई गई जिसका नाम था एस्ट्राजेनेका। ओके, तो यहाँ पर इसके अलावा नोवावैक्स की बात कर रहे हैं, जॉनसन एंड जॉनसन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर गामालेया इंस्टीट्यूट रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें, तो इनको तो ऑलरेडी जो है ना लाइसेंस दे दिया गया है कि यहाँ पर जो है ना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इंडियन कंपनीज यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं इन सभी वैक्सीन को। ओके, तो यहाँ पर जिन जिन कंपनीज को यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पर दायित्व दिया गया है, तो वह है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दूसरा है बायोलॉजिकल ई, तीसरी है डॉक्टर रेड्डीज, ओके, चौथी है यहाँ पर हिट्रो। ओके, तो यहाँ पर अगर रशियन वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पर उनको लाइसेंस किया है बहुत ज्यादा इंडियन कंपनीज को, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को नहीं दिया गया कि इसी कंपनी ने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो काफी ज्यादा यहाँ पर कंपनीज को दायित्व दिया गया है कि आप जो है रशियन वैक्सीन का आप निर्माण करें। तो इसका जो नाम है रशियन वैक्सीन का वो है स्पुतनिक 5। तो आगे यहाँ पर बात करें कि जितनी भी यहाँ पर डील हुई है तो अभी पिछले साल ही अभी हुई है। तो यहाँ पर जब ये वेवियर प्रपोजल की यहाँ पर बात करें तो उससे पहले ये सब कुछ हो चुका था वैक्सीन के बारे में। ओके, तो ये वेवियर प्रपोजल्स के बारे में बातचीत तो काफी देर बाद शुरू हुई है। तो यहाँ पर 5वीं वैक्सीन की बात कर रहे हैं, भारत बायोटेक की जो वैक्सीन बनी जिसका नाम है कोवैक्सीन।
जो कि यहाँ पर पार्शियली फंड की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका लाइसेंस जो है ना, इसको खरीद कर भारत सरकार जो है इसके जो पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज है उनको यहाँ पर देगी कि यहाँ पर इस वैक्सीन का आप निर्माण करें बड़े स्केल पर। और इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पर जो वैक्सीन जिनको यहाँ पर लाइसेंस नहीं दिया गया है कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सबसे पहले पी फाइजर हो गया, मॉडर्ना हो गया, सिनोवैक बायोटेक हो गया। और इनमें से भी आप जो वैक्सीन हैं, इनमें से भी अगर हम मॉडर्ना वैक्सीन की बात करें तो इन्होंने भी ऑलरेडी पब्लिकली ये बात कह दी है कि मतलब वो यहाँ पर उनके पेटेंट्स को एनफोर्स नहीं करेंगे, मतलब कोई भी उनको यहाँ पर पेटेंट का जो फॉर्मूला उनका इस्तेमाल करके वैक्सीन जो है बना सकता है। तो इसके अलावा भी यहाँ पर ना कोई भी किसी ने भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं की है मॉडर्ना वैक्सीन की। और इसके अलावा यहाँ पर दूसरा रीजन जो उठता है उसकी बात कर रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स की बात करें ना, तो यहाँ पर उनका रिवर्स इंजीनियरिंग करनी आसान है। मतलब कि क्या क्या उसमें जो है इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, किस तरीके से वो छोटा सा ड्रग बना है, तो उसको हम बना सकते हैं। लेकिन वैक्सीन के मामले में ये बहुत डिफिकल्ट है कि उसका रिवर्स इंजीनियर किया जाए, मतलब कि पूरी डिटेल जानी जाए कि क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, क्या क्या यहाँ पर कॉम्पोजिशन जिसके चलते ये वैक्सीन बनी है। ओके, तो अभी सिचुएशन भी ऐसा नहीं है कि हम इस वैक्सीन के ऊपर जो है रिवर्स इंजीनियरिंग अच्छे से करें और सही रिजल्ट निकल कर आए। तो यहाँ पर हमें नहीं पता है कि क्या ट्रेड सीक्रेट्स है, हमें नहीं पता कि क्या क्या चीजें इसमें डाली गई हैं। तो यहाँ पर अभी ये तब तक नहीं पता चलेगा तब तक यहाँ पर जो है ना ये सब बातें यहाँ पर इन्वेंटर कंपनी के द्वारा शेयर नहीं की जाए। तो यहाँ पर ये जरूरी है, मतलब इंग्रेडिएंट्स का क्या है उसमें। ओके, मतलब ये सब चीजें ज्यादा जरूरी है इन सब मुद्दों के ऊपर। तो यहाँ पर यही बात करेंगे जो जनरली कंपनीज अभी उनको यहाँ पर जरूरत है असेस टू सेल लाइंस ऑफ द इनोवेटर कंपनी, मतलब जिस कंपनी ने वो वैक्सीन बनाई थी ना, अगर भारत में उनका यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही तो उनको इंडियन कंपनीज को यहाँ पर टाई अप करके चलना पड़ेगा, जो यहाँ पर इनोवेटर कंपनी जहां से वो वैक्सीन निकल कर आई थी उनके साथ। और जो तीसरी यहाँ पर जो रीजन है उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि जैसे सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो स्केलिंग आपका है, मतलब कि कैसे प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा निकालनी है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि जितना मटेरियल इनपुट आएगा, जितना इसका असेस होगा, दूसरा जितना चीप कैपिटल अवेलेबल होगा, प्लांट्स वगैरह मशीनरी वगैरह अवेलेबल होगी, जितना पे यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम होगा, यहाँ पर एक्सपर्टाइज लोग होंगे जिनको पता है कि कैसे यहाँ पर पूरे सेटअप को जो है ना चलाना है। तो यहाँ पर तभी जो है हम हाई एंड प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है आने वाले समय में बना सकते हैं। यहाँ पर ये सब चीजें चाहिए, मतलब हाई एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज की भी जरूरत, तभी जाकर जो है स्केल अप कर सकते हैं वैक्सीन निर्माण को। लेकिन यहाँ पर उसी चीज की यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात करें कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर डायरेक्ट कहा था एक स्टेट ऑन यहाँ पर एक कंपनी इंस्टीट्यूट जिसका नाम है हैफिकीन इंस्टीट्यूट, कि उसको कहा कि आप मैन्युफैक्चरिंग करो कोवैक्सीन की। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने ये क्लेम किया कि उसके पास यहाँ पर ना अगर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो 1 साल का समय लग जाएगा ऐसी वैक्सीन को यहाँ पर प्रोडक्शन करते करते। तो यहाँ पर उनके पास अभी जो है ना, जो यहाँ पर बायोसेफ्टी के रिगार्डिंग लेवल 3 क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो वो नहीं है किसी भी वैक्सीन की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। जैसे यहाँ पर अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात कर लें तो इसने भी यही कंप्लेन की कि हमारे यहाँ पर लैक ऑफ इनपुट मटेरियल हो रहा है, जो कि यहाँ पर रॉ मटेरियल खासतौर पर जो यूएस से आता है बनाने के लिए, उसके ऊपर एक्सपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने बैन लगाया हुआ है, जिसके चलते हम स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं वैक्सीन के निर्माण को। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है ना, तो उनको अभी सॉल्व किया जा सकता था भारत सरकार के द्वारा अगर सही समय पर यहाँ पर ना इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाती। ओके, तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय इन्वेस्टमेंट नहीं की है। तो यहाँ पर जैसे यूएस गवर्नमेंट ने किया, यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब ये पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहे थे ना, उससे पहले ही यहाँ पर जो शुरू ही किया था अमेरिकन कंपनी से रिसर्च करना, तभी यहाँ पर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी थी यूएस गवर्नमेंट ने अपनी अलग अलग कंपनीज में जो यहाँ पर वैक्सीन निर्माण के ऊपर काम कर रही थी। तो बाद में यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल हुए और बाद में यहाँ पर यह भी कहा उनकी गवर्नमेंट ने कि आप जब बनाओगे और उसको हम खरीदेंगे भी। ओके, तो यहाँ पर इंडिया ने कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट की ही नहीं वैक्सीन के क्षेत्र में। ओके, तो यहाँ पर जो भी दारोमदार था ना, तो यहाँ पर वो कंपनीज के ऊपर उनके खुद के कंधों के ऊपर था। तो यहाँ पर इसीलिए आपने सुना होगा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो यहाँ पर सीईओ है वो देश छोड़कर ही चले गए। वो कह रहे हैं कि एक तो निर्माण कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी उनकी है, यहाँ पर 75 मिलियन डोजेस एक महीने बना रहे हैं वो। दूसरा, उनको धमकियां मिल रही हैं कि वैक्सीन की सप्लाई क्यों नहीं आ रही। ओके, इसलिए उन्होंने देश छोड़कर चलेंगे, तो अभी जो फर्दर प्लांट होंगे वो यूके में ही लगाएंगे, लंदन में ही लगाएंगे। तो ये तो सिनेरियो है, मतलब पूरा काम भी वही कर रहे हैं, तो बाद में यहाँ पर गालियां भी उनको मिल रही हैं। तो ये सिचुएशन बन चुकी है। तो यहाँ पर अभी इस सिचुएशन में यहाँ पर जो वॉलंटरी लाइसेंस जो अवेलेबल है, तो यहाँ पर उसके साथ अगर यहाँ पर स्केल अप करना, तो ये भी एक तरीके का चैलेंज है। तो यहाँ पर बात करें कि आईपी एड्रेस को अगर यहाँ पर हम कहें ना कि मतलब कि बहुत बड़ा बैरियर है जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नहीं बढ़ पा रही, तो ये इनएक्यूरेट है, मतलब सही बात नहीं है ये। तो यहाँ पर ये अगर ऐसी बात करेंगे ना, तो यहाँ पर जो कन्वर्सेशन है, जो मतलब कि गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी थी ना, तो उससे ये मतलब बातें डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें हैं कि मतलब हम पूरा का पूरा जो ब्लेम है ना, हम यहाँ पर
आईपीआर वेव ऑफ के ऊपर लगा रहे हैं कि मतलब अगर ये होता तो मतलब अच्छे से हम जो है वैक्सीन निर्माण कर पाते बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की गलती है, सरकार का फेलियर है कि मतलब कि वो मतलब जितने पैमाने पर स्टॉक्स होने चाहिए वो नहीं बना पाई, जितने बड़े पैमाने पर खुद की इन्वेस्टमेंट सही समय में करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई। ओके, तो यहाँ पर ये सब चीजें यहाँ पर ना अचीव की जा सकती थी अगर ग्रांट्स दी जाती, एडवांस पेमेंट की जाती है अलग अलग कंपनीज को गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे यहाँ पर यूरोप में किया गया, यूएस में किया गया। तो यहाँ पर ऐसे गवर्नमेंट एजेंडा को कुछ भी ऐसे सूट नहीं करता। तो जैसे यहाँ पर ब्लेम किया जा रहा है ना शॉर्टेज होगी वैक्सीन की, तो यहाँ पर आईपी लॉ के चलते ये सब कुछ हुआ है कि मतलब पेटेंट था किसी के जिसके चलते मतलब कि पेटेंट का फॉर्मूला नहीं मिल पाया, आगे प्रोडक्शन नहीं कर पाए। तो ये सब फजूल की बातें हैं। ओके, तो यहाँ पर जो रेडी टी वो एक लायर है, और यहाँ पर पाई जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी समय है आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट का। जो आज का जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स नॉर्मल टर्म हम यूज करते हैं जब भी इकोनॉमी में हम यहाँ पर फाइनेंशियल टर्म में कुछ बातें रखते हैं। तो यहाँ पर ये फाइनेंशियल एसेट ही होते हैं जो कि अपनी वैल्यू लेते हैं कि नहीं और एसेट्स, जैसे यहाँ पर बात करें शेयर्स की, डिवेंचर्स की, बॉन्ड्स की, सिक्योरिटीज की। तो यहाँ पर इन टर्म में जब भी हम बात करें तो यहाँ पर हम बात कहते हैं कि यहाँ पर डेरिवेटिव्स, ये कुछ डेरिवेटिव्स है। ओके, तो ये टर्म भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखें। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दें, लेक्चर को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।